नमस्कार। स्वागत है। पहली वीडियो है पर्यावरण अध्ययन की। बिल्कुल बेस से शुरू करेंगे। पूरी रिकॉर्डेड वीडियो जितने भी पेजेस हैं सब आपको मिल जाएंगे। परिधन आवरण पुरानी मतलब ये तो कभी आपका पीछा ही नहीं छोड़ेगा। पर्यावरण आप कक्षा 5 से शुरू कर लेते हैं, चाहे छोटी नौकरी करनी हो चाहे बड़ी नौकरी करनी हो। एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज है जो जब तक आप पढ़ते हैं तब तक तो साथ है ही। उसके अलावा भी आप जब नौकर बन भी जाएं उसके बाद भी आपको इस विषय पर बात करने की आवश्यकता पड़ती है, सोचना पड़ता है। भाई तुम्हारा तो एनवायरनमेंट ही खराब है, ऐसे भी लोग बोल देते हैं। तो बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस है और जो महत्व है इस विषय का बहुआयामी है। आर्थिक भी घटनाक्रम इसमें शामिल किए जाते हैं। पर्यावरण अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है और पर्यावरण स्वास्थ्य, विज्ञान, शिक्षा आदि क्षेत्रों से भी जुड़ा हुआ है। तो पहली क्लास में पूरा आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। ये पर्यावरण है क्या? मेरे चारों ओर आसपास जो भी भौतिक चीजें हैं, और कुछ अगर यहाँ भौतिक का कह लो तो कुछ अलग परिभाषा है, लेकिन जिन चीजों का अस्तित्व है जो मुझे चारों ओर से घेरे हुई हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, वे सभी चीजें परिधन आवरण, यण संधि हो जाती है। परि माने चारों ओर, आवरण माने कवच, ढकना। जो मुझे ढके हुए है मेरी चारों ओर से, वही पर्यावरण है। एक छोटी सी 2 लाइन की परिभाषा यहां दी हुई है। पृथ्वी पर, ये पृथ्वी होता है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है उसे पर्यावरण कहते हैं। इसके पहले जो पुरानी किताबें हैं आपको 2 ही संगठक देखने के लिए मिलेंगे, जैविक घटक और अजैविक घटक। इसको 2 में बांटा हुआ था। आधुनिक किताबें हैं तीसरा घटक और या संगठक लेके आए हैं, ऊर्जा संगठक। पर्यावरण में भौतिक चीजें, भौतिक अर्थात अजैविक मतलब जिनमें जीवन नहीं है वो चीजें शामिल की जाती हैं, और दूसरी जैविक, जैविक संगठन अर्थात जिनमें जीवन है वो चीजें शामिल की जाती हैं। तीसरा है ऊर्जा संगठक, ये नया कंसेप्ट है। भौतिक या अजैविक संगठन में आप स्थल, वायु, जल तत्व भी बहुत सारे हैं। इसमें वो देखो जिन तत्वों की वजह से जीवन है वे सब अजैविक घटक हैं, लेकिन जब जीवन आ जाता है उन्हीं की वजह से तो जैविक संगठक बन जाते हैं। जैसे पादप, मनुष्य, जंतु, जीव, जैसे कार्बन है तो किस में आएगा? अजैविक घटक में, लेकिन जीवन के लिए कार्बन आवश्यक है। ऊर्जा संगठक में सौरिक मतलब सूर्य की ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा। अब यहां पे ये देखना है कि जो कोयला है, कोयला कार्बन का प्रतिरूप है, तो किस में माना जा रहा है वो? अजैविक। स्थल, वायु, जल। दोबारा आ जाते हैं, इस चित्र को भी देखते हैं। दिख रहा है? अधोमंडल, अधोमंडल में वायुमंडल, जीवमंडल, पर्यावरण, जलमंडल और स्थलमंडल। देखिए पर्यावरण में क्या है? जीवमंडल भी शामिल है, वायुमंडल भी शामिल है, स्थलमंडल भी शामिल है, जलमंडल भी शामिल है। अब जलमंडल में क्या आता है? हिमनद, झील, नदी, सागर। स्थलमंडल में मैदान, मरुस्थल, पर्वत, पहाड़। जीवमंडल में पौधे और जंतु। ये सब मिला के क्या बनाते हैं? पर्यावरण। चलिए अब पर्यावरण की संरचना, इसे आगे चलते हैं। इसमें चित्र जब नोट्स आपके पास पहुंचेंगे आप एक बार देख लीजिएगा। पहले ये जानना है ये कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र होते क्या हैं। कार्बन का अपने विभिन्न स्वरूपों में स्वरूप बदलते हुए बाद में जहां से निकले थे वहीं पहुंच जाना, मिट्टी के बने थे मिट्टी में ही मिल जाना, कार्बन चक्र कहा जाता है। ऐसे ही ऑक्सीजन का चक्र होता है।
ऐसे ही जल चक्र होता है। वास्तव में अगर आप और पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, ये प्रत्येक तत्व का चक्र है। आप देखिए, सोने आपने हाथ में पहना, करोड़ों वर्ष बाद इसी सोने को या आभूषण आपके बने हुए हैं, उनको वहीं मिलना है, मिट्टी में ही। सभ्यताएं दफन हो गई, वो उन्होंने उनके जमाने में जो आभूषण बनाए गए होंगे तो वो भी आज के जमाने में प्रकृति से मिल चुके होंगे। यही हमारा है किसी तत्व का चक्र। भूमि से बने हो, भूमि में ही मिलना है, ऐसा शरीर के बारे में कहा गया। शरीर किसी की भी हो, बॉडी किसी की भी हो, वो भूमि की है और भूमि में मिलेगी। आत्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है। आगे आ जाते हैं। प्रकृति के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रिया से, जीवाश्म ईंधनों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है कार्बन चक्र में। बाद में ये फिर आकर जहां से उत्पादित हुई थी वहीं पहुंच जाती है। पेज नंबर 2 देखेंगे। चलिए इससे भी आगे चलते हैं। ये लीजिए, प्रतिरोपण शब्द समझना है और मूल रोम समझने हैं। ये प्रश्न यूपीएससी का है, 2 बार पूछ लिया है तो वो तैयार करना है। प्रतिरोपण का मतलब है कि यदि पौधा यहां पे था, एक जगह सर्टेन ले लेते हैं जहां पे, ये लीजिए अभी निकाल देता हूं। प्रतिरोपण, एक जगह से उठा के दूसरी जगह अगर रोपित किया जा रहा है, देखिए ये पौधा मैंने उगा दिया, पौधा है, पेड़ नहीं है। वैसे आजकल तो पेड़ों का भी प्रतिरोपण हो जाता है। ये इसके जड़ें हैं, इन जड़ों में बहुत छोटे छोटे मूल रोम होते हैं, मतलब झुर्रेदार चीजें। ये इनके माध्यम से, इन मूल रोमों के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। अब पोषण प्राप्त कर रहा है, अगर ये किसी, जब हमने यहां से इसके साइड से मट्टी लेके उखाड़ने की कोशिश की तो बहुत सारे इसके मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। जब मूल रोम नष्ट हो जाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जब पौधा लगाया जाएगा तो जो ग्रोथ होनी चाहिए, हर बार आप सफल नहीं हो सकते, लेकिन बहुत सारी मट्टी, छोटा पौधा है, बहुत सारी साइड से मट्टी लेके वहां लगा दी, तब तो वो सफल हो जाएगा। दूसरा है जल चक्र। जल का क्या है कि ग्लेशियर, आप ये एरिया मानिए ग्लेशियर्स का, इन ग्लेशियर से जल बहा, फिर नदी नालों में रूप में पहुंचते हुए ये अंत में जाके समुद्र में मिला, फिर बरसात हुई, फिर ये ग्लेशियर बने, दोबारा पानी वहीं का वहीं पहुंच गया। इसको कहते हैं जल चक्र। और जल चक्र में वाष्पन प्रक्रिया अधिक महत्वपूर्ण है बादल बनने के लिए। या आप घर में रोजमर्रा भी देख रहे हैं, आपकी बॉडी से भी वाष्पन जारी हमेशा रहता है। ये मूल रोम जो है, इनसे पानी बाहर निकलता रहता है, और जब आप ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं तो एक्स्ट्रा पानी आप बाहर निकाल देते हैं। ऐसा ही समुद्र, तालाब, सब जगह लगातार हो रहा है। ये इसलिए संभव है, ये इसलिए हो रहा है, या ये कहिए कि इसमें बहुत बड़ा योगदान है किसका? सूर्य के ताप का, सूर्य की रोशनी का। तो जल चक्र में सौर विकिरण की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, इससे दर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी यूपीएससी का है। वायुमंडल में नमी की मात्रा वर्षा का निर्धारण करती है। रेन कैचेज रेन, बरसात पकड़ती है बरसात को। अधिक बारिश होगी, कम बारिश होगी, ये उस समय वातावरण में कितनी नमी है इस बात पर निर्भर करती है। अब जो पर्यावरण का एक संगठक है वायुमंडल, जो हमारे चारों ओर या पृथ्वी का, जैसे ये पृथ्वी मानी, अरे चल जा, ये मान लेते हैं, मैं थोड़ा इधर खड़ा होता हूं तब सही आ जाएगा। ये पृथ्वी, इसके चारों ओर बाहरी साइड में ग्रेविटी की वजह से एक वायुमंडल विद्यमान है। वायु जो है वो मिश्रण है, कई प्रकार की गैसें उसमें पाई जाती हैं। इस वायुमंडल में हमारे यहां से प्रश्न क्या बनता है, वायुमंडल में ये तो पूछना नहीं कौन कौन सी गैस नहीं पाई जाती है, या एक वो वाली गैस आपसे पूछ ले अभी कि भूकंप के समय किस गैस की प्रतिशतता बढ़ जाती है।
अब जो प्रश्न आएगा आपसे इन गैसों को क्रम में लगाने के लिए प्रश्न आएगा। तो पृथ्वी के परितः, परितः माने चारों ओर, विद्यमान गैसों के समूह अर्थात गैसों का एक मिश्रण है जिसे वायुमंडल कहते हैं। इसमें मुख्य मात्रा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें पाई जाती हैं। ये देखिए आपके आसपास एक नाई रहता होगा जिसपे आप बाल कटाते हैं, रहता है भाई? हाँ, मैंने उससे कहा नाई आ जा बेटा, नाई आ, आग का नया हल मिला। ये इसका कंसेप्ट है, आगे मैंने आपको बता दिया है। एक्चुअली अगर आप सोच रहे हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन आपको याद है, ये पेपर में आएंगे ही नहीं, ये देगा ही नहीं कि सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो हटा के तब आपसे पूछ, आर्गन भी याद हो जाती है, ये बचपन में ही 10वीं क्लास में ही आता है आर्गन वाला। तो इनको लगा के आपसे प्रश्न पूछना बनता है कि चौथे नंबर पे कौन सी गैस है, पांचवें नंबर पे कौन सी गैस है, छठवें पे कौन सी है, सातवें पे कौन सी है। शुष्क वायु के घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है, इसके बाद ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियोन, हीलियम और मीथेन। मैंने कहा नाई आ, आग का नया हल मिला। आगे मैं उसे बताऊंगा अगली वीडियो में, आप हिंट जरूर देख लेना। शुष्क, ये अगर प्रदूषित एरिया है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.038 है तो 4 भी हो सकती है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये लीजिए, इसी वीडियो में कर लेते हैं इसे भी। यौगिक, एक किसी पदार्थ का बनने का जो फॉर्मूला हो वो निश्चित मात्रा में तत्व पर आधारित हो। जैसे 5% ए मिला प्लस 95% बी मिलाकर एक चीज बनती है, उसे यौगिक कहा जाता है। इतनी ही मात्रा में मिले, जैसे जल, जल क्या है? यौगिक। हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, क्या बनेगा? पानी। इतनी ही मात्रा में मिलेगा तभी पानी बनेगा। तो जल क्या है? वाटर क्या है? यौगिक। इसी के विपरीत मिश्रण, मिश्रण में कोई निश्चित अनुपात, जैसे बालू, बालू में थोड़ी चांदी है तभी भी बालू है, थोड़ी कम चांदी है तभी भी बालू है, और बिल्कुल 1% सैंड, थोड़े अगर उसमें मिट्टियां, पत्थर की बजरी के कण आ जाए तभी भी बालू है, बालू मिश्रण है। ऐसे ही वायु की बात करें हम, वायु में यह नियम नहीं है कि 70%, 78% अगर नाइट्रोजन होगी तभी वायु कही जाएगी। मिक्सचर, मिक्सचर वो है जिसमें चीजों का निश्चित अनुपात नहीं है भाई, मिला लो और बना के दे दो। बेसन, पानी, पकौड़े, आलू, प्याज, थोड़ी ज्यादा डल गई, कम डल गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, यह मिश्रण है। और अगर बात की जाए यौगिक की, तो यौगिक में क्या है कि वो उतनी ही अमाउंट, उतने ही रेशियो में आपको मिलाना है तभी वो चीज आपको मिलेगी। जैसे मैंने आपको पानी का उदाहरण दे दिया। आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज और बताता हूं आपको, मैंने कहा पहले इसे हिंट को देख लेते हैं। नाई आ, आग का नया हल मिला। नाई, नाइट्रोजन 78.8%, बहुत सी किताबों में आपको 78 ही दिया हुआ है, लेकिन 78.8% है। आ, ऑक्सीजन जो है वो 20.9%, आग, आर्गन जो है वो 0.93%, यहां 1% दे देते हैं ऐसे किताबों में। का, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद 0.36, नया नियोन, हल हीलियम, मिला मीथेन। अब तत्व क्या है? पदार्थ का वह सबसे सरलतम रूप जो रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा उपविभाजन या बांटा नहीं जा सकता, उसे तत्व कहते हैं। आगे आते हैं। पर्यावरण सुरक्षा, हम हैं तो हमारे चारों ओर पर्यावरण है, और अगर पर्यावरण है और सुरक्षित है तभी हम हैं। इसे सीखते हैं। जहां एक और पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रदूषण एक संकट है, वहीं पर्यावरण सुरक्षा के लिए धारणीय विकास आवश्यक है। वन लाइनर है, कोई बात नहीं। कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरण सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। इसके नकारात्मक इफेक्ट भी होते हैं भाई। और जो कागज के थैले बनेंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेड़ तो कटेगा भाई। बस ये है कि इन दोनों का कंपैरिजन करना है कि कागज के थैले का ज्यादा नकारात्मक प्रभाव है या पॉलिथीन का ज्यादा नकारात्मक प्रभाव है। कौन ज्यादा पारिस्थितिकी पदछाप छोड़ता है, ज्यादा छोड़ता है उसे हटा दो,
कम छोड़ता है तो उसका प्रयोग कर लो। चलिए, गरीबी कम करने से पर्यावरण पर सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। अब ये क्या बात हुई भाई, ये यूपीएससी वाला मैटर चल रहा है पूरा। आप इसे ऐसे समझिए कि लोग अमीर हुए तो उन्होंने जो ईंधन का प्रयोग करते थे जैसे कंडे उपले, तो वायु प्रदूषण कम हो गया। इसी के विपरीत उन्होंने घर में एसी लगवा लिया, एक तरफ से प्रदूषण कम हुआ, एक तरफ से प्रदूषण उन्होंने करना शुरू कर दिया। अब अगला टॉपिक है कि स्टॉकहोम समिट है, इसका डिस्कशन पहले करते हैं, तब बात समझते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के प्रति भारतीय संस्कृति शुरू से ही जागृत है। इसी संदर्भ में ऋषि मुनियों ने या कहिए कि विभिन्न विद्वानों ने पर्यावरण संरक्षण के कई सारे तरीके से, हमारी संस्कृति में ही पर्यावरण संरक्षण छुपा हुआ है। अगर आप पुराने तरीकों या जीवन जीने के तरीकों को समझ जाएंगे तो आपको पता लगेगा हाँ, दे वर अवेयर ऑफ दैट, वे उसके जागरूक थे। लेकिन आधुनिक विश्व में पहली बार जैसे 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। अब 24 अक्टूबर 1945 के बाद 27 साल बाद 1972 में स्वीडन जो ऊपर से 3 देश लटके हुए हैं वहां मिलेगा आपको यूरोप में, उसकी राजधानी स्टॉकहोम में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, विश्व के जो देश सदस्य थे उन सभी को इनवाइट किया गया। जो कॉन्फ्रेंस थी वो 5 जून से 16 जून 1972 तक चली। स्टॉकहोम, इसी कॉन्फ्रेंस का नाम क्योंकि स्टॉकहोम में आयोजित हुई थी तो स्टॉकहोम समिट पड़ गया है। बेहतर स्टॉक है। अब देखिए ये स्टॉक क्या होता है। स्टॉक का मामला यह है कि अगर आप शेयर बाजार में थोड़ी रुचि रखते हैं तो आपके पास किसी चीज के शेयर हैं तो उसे भी स्टॉक बोल देते हैं, और माल बचा हुआ होता है किसी भी चीज का तो उसे बोलते हैं हाँ बढ़िया स्टॉक में पड़ा हुआ है। मैंने कहा बेहतर स्टॉक है। बेहतर 72 में हुई थी स्टॉकहोम समिट। कब हुई? 72 में। एक तो सन पूछ सकता है आपसे। फिर क्या हुआ? स्टॉकहोम सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? स्टॉकहोम में। किस देश की राजधानी है? स्वीडन की। एक बार बड़ा मजेदार किस्सा है। मैं और मेरे अब त्रिपाठी जी हैं बागला डिग्री कॉलेज में, अभी भी लेक्चरर हैं। बहुत लंबा पूरा एक पीरियड निकल गया उनसे बात करने में। मैंने कहा कि ग्रोथ की लिमिट होती है, उन्होंने कहा, और इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहे थे तो इकोनॉमिक्स में ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होती है, तो पूरा पीरियड निकल गया। जाने दो, खैर उसे। बेहतर है कि ग्रोथ की लिमिट है। इस बार ये विश्व सोचने के लिए मजबूर हुआ कि विकास के जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं क्या ये अंत की ओर तो नहीं जाता? क्या ये सब कुछ खत्म कर देगा? पूरा विश्व चिंताग्रस्त हुआ और स्टॉकहोम सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ। वहां एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। उस रिपोर्ट का नाम था ग्रोथ ऑफ लिमिट। अब प्रश्न आएगा, ये है द लिमिट टू ग्रोथ। द लिमिट टू ग्रोथ, सॉरी। प्रश्न आएगा द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट कहां प्रकाशित की गई या कब? तो बेहतर है कि ग्रोथ की लिमिट है। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट प्रकाशित हुई 1972 में, और 1972 में स्टॉकहोम में यह समिट आयोजित की गई। यहीं क्योंकि देखिए यहां पे तारीख एक जरूरी मैंने आपको बताई थी, 5 जून को यह समिट आयोजित हुई, 5 जून से 16 जून तक। एक और बड़ी मजेदार बात है कि वो 169 सब जो एम बनाए गए हैं अभी 17 सतत विकास लक्ष्यों के अलावा, तो मैंने वो मेंस में लिख दिया भाई। 169 छोटे लक्ष्य भी निर्धारित किए गए। मैंने कॉपी देखी अपनी, उन्होंने काट दी। अब बड़ी विडंबना है भाई देश की कि अगर कुछ ऐसा लिख दिया जाए जो नहीं पता है एग्जामिनर को भी, तो वो वहां मेरे उस पर सर्किल बना दिया। उन्हें नहीं पता था कि 169 सब लक्ष्य भी उपलक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। तो अब यहां पे भी ये आपको सीखना है कि अगर जितना पूछा गया है उतना ही बताइए। आगे चलते हैं। धारणीय विकास। इस टॉपिक को मैं बस, धारणीय विकास का कंसेप्ट क्या है बस मैं 1 मिनट में क्लियर करता हूं। कुछ ऐसे जियो जिससे आने वाली पीढ़ी के हितों के साथ समझौता ना हो। धारणीय विकास का मतलब ऐसे विकास से है
जो लंबे समय तक चलता रहे। धारणी विकास की परिभाषा है, धारणी विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इस शब्द की व्याख्या मतलब जो समझाया गया है इस शब्द को, WCED ने अपनी रिपोर्ट किसमें, अवर कॉमन फ्यूचर में पहली बार बताया था। ये इस पहले तो इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लो, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो धारणी विकास सता रहा है, 87 में आया था, मैं आगे इसको बताऊंगा आपको। धारणी विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। मतलब देखिए भाषा काफी क्लिष्ट कर दी गई है, पीढ़ीगत संवेदनशीलता। इसका मतलब यह है मेरे भाइयों, भाई मैंने प्रयोग किया, मैंने हाथी देखा, भाई हाथी का प्रयोग किया मेरे पास, मतलब अब नहीं कह सकता, मेरे पापा के जमाने में शेर चीते सब थे, उन्होंने अगली पीढ़ी के लिए बचे नहीं, तो इसके लिए मानव ही तो जिम्मेदार है भाई। अब देखिए नेचुरल रिसोर्स है, कोयला है, अगले 20 साल में खत्म हो जाएगा, अगली आने वाली पीढ़ी के साथ पर्यावरण भी प्रदूषित मिलेगा। बहुत शहरों में ऐसा हो रहा है भाई, दिल्ली का हालात आपको पता है। तो ऐसा हम विकास करें जिससे आने वाली पीढ़ी के हितों के साथ कोई समझौता ना हो। इस कंसेप्ट को बोलते हैं धारणीय विकास। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट की 1987 की रिपोर्ट में यह बात की गई, इसकी व्याख्या समझाई गई कि धारणी विकास क्या है। संपोषणीय विकास की संकल्पना सबसे पहले ब्रेटलैंड रिपोर्ट, ये ब्रेटलैंड रिपोर्ट है। इस ब्रेटलैंड आयोग का गठन 1983 में हुआ। 87 में क्या है, इसने अपनी रिपोर्ट का प्रकाशन किया है। ये क्या था, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इस यहां पे प्रकाशन किया। ब्रेटलैंड रिपोर्ट 1983 में गठित हो चुका था। और बेटा धारणी विकास सता रहा है, ये अगली वीडियो में देखेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय।